हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी और वैसे किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। आज इसको थोड़ा सा अनलॉक करने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी देश बनता है बहुत सारे लोगों से, जी हाँ, लोग ही रहते हैं उस देश के अंदर जो वहां की सेवाओं को यूज करते हैं, उस देश को बनाते हैं। इन सभी लोगों को अपने साथ रखने के लिए उस देश के अंदर कुछ रूल्स होने चाहिए, यानी वो कैसे गवर्न करे जाएंगे ताकि सब लोग यूनिफॉर्मिटी से काम कर सकें, कोई भी किसी के साथ इश्यूज क्रिएट ना हो। साथ में कुछ पावर भी देनी पड़ेगी अगर हम सभी लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं तो। जैसे कि इनके साथ भेदभाव ना करा जाए, इनको डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए, सबको समानता से देखा जाए, और भी बहुत सारी पावर है। इनको बोलने का अधिकार हो, कहीं जाने का अधिकार हो, अपना काम करने का अधिकार हो। इस तरह कुछ पावर भी देनी पड़ती है अगर हम सभी लोगों को एक साथ एकत्रित रखना चाहते हैं एक कंट्री जैसे सिस्टम के अंदर। तो हम उनको कैसे रखेंगे? ये रूल्स, ये पावर्स हम कहीं ना कहीं हमको लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा अगर हम इसको लिखेंगे नहीं। अगर हम इनको कहीं लिखते हैं तो वो यानी कि किन पन्नों पे किसी किताब के अंदर लिखते हैं, एंड जब उनको हम कंपाइल करते हैं तो वो एक संविधान के रूप में निकल के आता है उस देश के लिए। 1934 के अंदर पहली बार ये आइडिया आया कि इस देश का एक संविधान होना चाहिए, बिकॉज हमारे सारे जितने पूर्वज थे वो अंग्रेजों से जूझ रहे थे, आजादी पाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एम एन रॉय साहब ने एक आइडिया दिया कि इस देश के अंदर एक संविधान होना जरूरी है, जिससे इस पूरे देश के लोग जितने भी रहते हैं वो अच्छे से गवर्न हो सके। किसी भी देश का संविधान बहुत सारी चीजों को अनलॉक करता है। वो सभी चीज किस तरह से है, जैसे उस कंट्री का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, यानी कि वहां जो पार्टी है वो चुनी हुई पार्टी है या वहां कोई ऑटोक्रेसी है या फिर बिना चुनी हुई पार्टी है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के केस के अंदर होता है चाइना के अंदर, वहां नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां चुनी नहीं जाती, वहां तानाशाही की गवर्नमेंट होती है। जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर किंग जोंग अपनी सरकार चलाते हैं। उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है इस देश का नेचर क्या है। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं, यानी इंडिया का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक नेचर है, एंड ये हमें बताया संविधान ने। आप देख सकते हैं एक और चीज, वो संविधान बताता है कि ये देश रिपब्लिक है या मोनार्क है। मोनार्क यानी यहाँ अगर सत्ता के हिसाब से राज होता है, यानी कि पहले जो परदादा है वो राज करेंगे, फिर उसका बेटा राज करेगा, फिर उसका बेटा राज करेगा, यानी ये क्राउन राज करेगा। या फिर उस देश के अंदर रिपब्लिक होगा, यानी चुना हुआ इंसान उस देश को हेड करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इस देश को हेड करते हैं, फर्स्ट सिटीजन कहलाए जाते हैं पूरे देश के। लेकिन उसके परे आप जाएंगे तो यूके एक मोनार्की है। यूके के अंदर प्रिंस चार्ल्स जो हैं उस पूरे देश को लीड करते हैं, एंड सबसे टॉपेस्ट पोजीशन पे है वो किंग्स चार्ल्स हैं। इसी तरह से संविधान बताता है कि इस देश का नेचर क्या होगा, क्या वो रिपब्लिक होगा या फिर वो मोनार्क होगा। साथ साथ एक संविधान ये बताता है कि वो कितनी जल्दी से चेंज हो सकता है, यानी उसका रिजिड नेचर है या फ्लेक्सिबल नेचर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर यूएस का संविधान उठा के देखेंगे तो उसको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूनाइटेड स्टेट्स जो आजाद हुआ था वो 18वीं शताब्दी के अंदर आजाद हुआ था, एंड तब से अब तक बहुत कम संविधान के अंदर चेंज हुए हैं उस देश के अंदर, जबकि हमारा देश सिर्फ 1947 के अंदर आजाद हुआ है और इसके अंदर 130 से ज्यादा अब तक अमेंडमेंट हो चुके हैं। संविधान बताता है उस देश के अंदर जो भी प्रक्रिया है वो कितनी जल्दी चेंज हो सकती है, या बहुत रिजिड है या थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है समय के हिसाब से। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया यूएस और इंडिया का जो संविधान है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर का है। कुछ चीजों के अंदर आप आसानी से मेजॉरिटी से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जबकि ऐसा यूएस के अंदर नहीं है। अगर मैं इसका आपको ब्यौरा दूं पूरे संविधान का, तो इसके अंदर तकरीबन 12 शेड्यूल है, 395 आर्टिकल है, उनको 22 पार्ट के अंदर बांधा गया है। इंडिया के संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इंडिया के संविधान से बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है, इसलिए इसको जब बनाया गया था तब बहुत सारे संविधान को पढ़ा गया था, उसमें से जो भी अच्छे पॉइंट्स थे उनको निकाला गया और उनको अपने संविधान के अंदर डाला गया। उसके बाद भी अगर लगता है समय के हिसाब से बहुत सारी चीज की आवश्यकता थी, तो 130 बार से ज्यादा इसको चेंज किया गया एंड उस समय की रिक्वायरमेंट को फॉलो करा गया। एंड आप देख सकते हैं जो संविधान है वो संविधान बताता है कि पूरा देश किस तरह से चलेगा। उसके अंदर एक पार्लियामेंट सेटअप की जाएगी, इसके अंदर डेमोक्रेसी नेचर से चुनाव हुएंगे। उसके बाद भी आप देख सकते हो 3 ऑर्गन बताए जाते हैं कि पूरे सरकार जो है वो किस तरह से चलेगी, पूरा देश जो है किस तरह से चलेगा। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं लेजिस्लेटिव यानी जो रूल्स को, कानून को बनाते हैं। हम जो पार्लियामेंट को जिनके अंदर चुन के भेजते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी और भी जितने भी लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है वो है लेजिस्लेटिव, क्योंकि वो उस समय कानून को बना रही है।
उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उस कानून को बनाने के बाद अमल में लेके आते हैं, जो धरती पर उस कानून को उतारते हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, बिकॉज वो इंप्लीमेंट करते हैं इन सभी लॉस को धरातल पर। उसके बाद आती है जुडिशरी। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 टियर की अपनी यहाँ जुडिशरी है। जिस तरह काम करती है जुडिशरी करती है, इंटरप्रिटेशन करती है लॉ का, कि जो भी लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया है वो कहीं संविधान से परे तो नहीं है। अगर वो संविधान से परे है तो जुडिशरी उसको हटा देती है। जुडिशरी बोलती है कि ये अल्ट्रा वायरस है और संविधान के हिसाब से नहीं है, तो इस कानून को बनाया नहीं जाएगा, इस कानून को पास नहीं किया जाएगा। साथ साथ एग्जीक्यूटिव भी अगर कोई अपनी पावर का हनन करता है, पावर को गलत तरह से इस्तेमाल करता है, तो जुडिशरी उसमें हमेशा एक चेक रखती है कि कहीं एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे या किसी भी चीज में अल्ट्रा वायरस तो नहीं हो रहे। इस तरह से 3 ऑर्गन काम करते हैं, यानी ये तीनों एक तरह से एक दूसरे से बड़े भिन्न होते हैं। जी हाँ, इसके लिए बोला जाता है इसको सेपरेशन ऑफ पावर। ये कुछ फेडरल फीचर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बताता है इंडिया के अंदर जो फेडरल फीचर्स है वो किस तरह से काम करते हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन हर जगह इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड हो जाता है। दूसरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है, तो इसलिए वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तीसरा होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, मैग्ना कार्टा है, उसके विपरीत कोई भी नहीं जा सकता, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। अगर आपको उससे आगे जाना है तो पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। तो जी हाँ, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। चौथा आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर्स हैं वो सिर्फ केंद्र के हाथों में नहीं है, उसको पावर को बांटा गया है। तो आप सभी को पता होगा इस देश के अंदर कई राज्य हैं जिनके अंदर अपनी सरकारें हैं। बहुत सारी चीजों पे सरकार, केंद्र की सरकार नियम बनाती है, बहुत सारी चीज पे सरकार बनाती है राज्य की नियम, यानी कि इस देश के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बहुत हद तक। यानी चौथी बात भी अपनी सही है। चौथा आता है बाइकैमरलिज्म। जी हाँ, हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा 2 टियर होते हैं। राज्यसभा के अंदर सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 2 हाउसेस के हिसाब से अपना काम होता है। जब भी कोई भी कानून दोनों हाउस से पास हो जाता है उसके बाद ही वो लॉ बनता है। लास्ट चीज है अपनी इंडिपेंडेंस जुडिशरी। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर जुडिशरी सेपरेट तरीके से काम करती है, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। कोई बड़े से बड़ा कानून भी वो मिनट के अंदर हटा देते हैं, बोल देते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। तो हमारे यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम भी यहाँ पर है। तो ये सब फीचर्स थे फेडरल फीचर्स। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जी हाँ, इतना लंबे समय लगा था सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकालना, उसको अपने संविधान में लिखना, उसको स्ट्रक्चर वे में लिखना। और जब वो बनाया गया था 1946 में शुरुआत हुई थी और 26 नवंबर 1949 को इसकी समाप्ति हुई थी, इसके ड्राफ्टिंग की समाप्ति हुई थी। एंड इसमें तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया था। आप समझिए हमारे पूर्वजों ने कितना भारी पैसा लगाया था इसकी रीडिंग में, इसकी स्टडी में, बिकॉज वो जानते थे कॉन्स्टिट्यूशन इस देश की नींव है। ये देश जिस भी दिशा में जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करेगा ये देश की तरक्की किस तरह से होगी और कैसे सभी लोग हम साथ लेके चलेंगे। उसके अलावा जब ये लिखा गया था तो इस चीज का ध्यान रखा गया था कि इसके जो पन्ने हैं जिन पर हम लिख रहे हैं वो कहीं खराब ना हो जाएं, कहीं कोई चीज मिस ना हो जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको अच्छे से इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसलिए इस समय उसको पीतल के पट्टे पे लिखा गया था। उस समय इसका वजन था 3 किलो 750 ग्राम, यानी बहुत भारी भरकम वजन था इसका जब इसको लिखा गया था उस समय पर। साथ साथ एक तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम बनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस। वो क्यों मनाते हैं? वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। मैं एक और चीज बता दूं, इस देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जिस तरह से नेशनल जानवर होते हैं, राष्ट्रीय जानवर होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गाना है, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको 14 सितंबर को दर्जा दिया गया था हमारे संविधान के अंदर। साथ साथ एक चीज और कि हम सब बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान तो था। लेकिन उसके बाद में एक चीज बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें 22 कमेटियां काम कर रही थी। उसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अंदर भी 7 लोग थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हम नाम नहीं लेते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान को बनाने के अंदर। अगर आपको लगी ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा एंड बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ लंबे समय तक।